जो कोई कंपनी तैयार करती है अपने कैश फ्लो को जानने के लिए। इसके अलावा हम ये भी जान चुके हैं कि कैश फ्लो को जब हम जानते हैं, एनालाइज करते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार हम कैश फ्लो को 3 एक्टिविटीज में बांटते हैं। उसको बेटर तरीके से एनालाइज करने के लिए और उसको ज़्यादा फ्रूटफुल बनाने के लिए हमारा जितना भी संस्था में, हमारी कंपनी में पिछले 1 साल के अंदर जो कैश फ्लो हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम यही देखते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर, प्रीवियस 1 ईयर के अंदर कैश का फ्लो मतलब कैश कितना आया है हमारी संस्था में और कितना कैश हमारी संस्था से बाहर गया है, और उसको भी 3 एक्टिविटीज में बांट करके देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उनमें कितना कैश आया और कितना गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना कैश आया और कितना गया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना कैश आया और कितना गया। तो तीनों एक्टिविटीज में से आज हम पहली एक्टिविटी की बात करेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइमरी या मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है। प्राइमरी और मेन रेवेन्यू जनरेटिंग का मतलब होता है कि किसी बिजनेस के लिए जो मेजर वर्क होता है, जैसे कोई ट्रेडर है, व्यापारी है, तो उसके लिए उसकी गुड्स परचेज करना और सेल करना मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हो गई। ठीक वैसे ही किसी फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना, उस प्रोडक्शन को बेचना और उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए खर्च करना, चाहे सामान खरीदे चाहे किसी को वेजेज दे, वो सारे खर्चे मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हैं। ठीक वैसे ही एक बैंक के लिए लोगों से जमा स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना और लोगों को लोन देना, जो जमा स्वीकार करी है उस पर ब्याज देना और जो लोगों को लोन दे रखा है उस पर ब्याज लेना, ये एक बैंक के लिए रेवेन्यू जनरेटिंग मेन एक्टिविटी है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बैंक की। ठीक वैसे ही एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक तो होता ही है और बैंक के अलावा ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको नॉन बैंकिंग NBFC बोला जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, NBFC। ये जो NBFC है ये नॉन बैंकिंग होते हैं लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये बैंक वाला काम तो नहीं करते कि लोगों से जमा स्वीकार करें और लोगों को ऋण दें, बल्कि ये बड़ी अमाउंट में फंड लेते हैं, बोरो करते हैं कहीं से और फिर आगे बड़ी अमाउंट में ही ये लेंड करते हैं, लोगों को पैसा उधार देते हैं। जैसे किसी कंपनी को लोन देना, फैक्ट्रीज को लोन देना। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनका काम भी पैसे का कारोबार हो गया। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लेना, लोन देना, इवन ये कहीं पे बॉन्ड खरीदें तो इनके खरीदने में पैसा इन्वेस्ट करना, इनको बेचना, ये सब इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाते हैं। ये रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हो जाते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाते हैं। तो ये प्राइमरी डिस्कशन था, हम पहले भी कर चुके हैं। अब आज बात ये है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अमाउंट जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से आती है वो संस्था के इंटरनल सोल्वेंसी को दिखाती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब ये इस बात का एक जवाब है कि हम कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अलग क्यों निकालते हैं, मतलब बाकी जो एक्टिविटीज हैं उनसे अलग ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि हम ऑपरेटिंग के कैश फ्लो को अलग जानना चाहते हैं। देखिए इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि हम ये पता लगा लेते हैं इससे कि हमारी संस्था का जो मेन वर्क है, मेजर वर्क है, उससे हमें कितना कैश इनफ्लो आ रहा है और उसमें कितना कैश आउटफ्लो जा रहा है। हमारा जो मेजर वर्क है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, उसमें कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है और कितना हमारे मेजर जो प्रोडक्शन है उससे जब सामान बन जाता है तो कितना उसे बेचने में हमारा पैसा खर्च हो रहा है। तो ये इसका महत्व है, इसलिए हम जानना चाहते हैं। देखिए कोई संस्था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से नहीं चलती है,
कोई भी संस्था का जो मेन वर्क होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो इसलिए ऑपरेटिंग का कैश काफी महत्वपूर्ण है। अगर किसी संस्था का ऑपरेटिंग का जो कैश का फ्लो है वो नेगेटिव चल रहा है तो वो इस बात का सूचना दे रहा है कि ये संस्था बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी जो ऑपरेशंस हैं, मतलब जो इसका मेन काम है, वही घाटे में चल रहा है। आप यूं समझिए कि जैसे हमारी कंपनी का काम है कि हम गुड्स बनाते हैं और बेचते हैं। अब मान लो हमारी सेल 10 लाख की है और हमारा परचेज और सामान बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा वो मिला करके 8 लाख का है। अगर अन्य कोई खर्चा नहीं है तो इसका मतलब 2 लाख, ये 2 लाख हमारा ऑपरेटिंग का कैश फ्लो है। हालांकि बाकी चीजों को भी अभी हम समझेंगे, ये खाली ऑपरेटिंग का मैंने एक एग्जांपल बताया। इसमें हम लोन लेना, फिक्स्ड एसेट खरीदना, ये सब शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 लाख हमें बता रहा है कि हमारे जो ऑपरेशंस है उनसे 2 लाख मिल रहा है। मतलब जो ऑपरेशंस का कैश फ्लो है वही बताता है कि ये संस्था अर्निंग जो है इसकी वो कैश में सफिशिएंट है कि नहीं है। और कैश में अगर सफिशिएंट अर्निंग है तो ये इसकी सोल्वेंसी को बताएगा। सोल्वेंसी का मतलब होता है कि संस्था अपने खर्चों को पे करने में सक्षम है, एबल है। अब कैश इनफ्लो जो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, वो जनरली कहां से आता है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अगर हमारा बिजनेस गुड्स सेल करता है तो गुड्स को सेल करने से जो पैसा आता है वो ऑपरेटिंग का इनफ्लो होता है। और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, अगर हमारा बिजनेस कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब हम सर्विस देते हैं लोगों को, तो उनसे जो पैसा आ रहा है रेंडर करने से, प्रोवाइड करने से, वो भी ऑपरेटिंग का इनफ्लो है। इसके अलावा हमारा बिजनेस अगर कोई रॉयल्टी प्राप्त करता है, रॉयल्टी क्या होती है? हिंदी में अधिकार शुल्क बोलते हैं। रॉयल्टी होती है कि हमारे पास मान लो कोई माइंस हैं और वो माइंस हमने किसी को किराए पे दे दी, खदान, तो उनसे जो पैसा आ रहा है, हमारी माइन जो है उनमें से कोई माइनिंग कर रहा होगा कोई दूसरी संस्था, तो वो हमको जो किराया दे रही है वो रॉयल्टी है, वो हमारी इनकम है। फीस, अगर मान लो हमारी संस्था कोई ऐसा काम करती है कि सर्विसेज देती है तो बदले में हमको फीस मिल रही होगी। कमीशन, अगर हमारी संस्था कोई एजेंसी वाला काम करती है, जैसे मारुति की एजेंसी ले रखी है किसी कार की, तो हमें कमीशन मिलता है हमारे किए गए काम पे। इसके अलावा अन्य कोई रेवेन्यू जो हमारे मेन बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट हो, वो सब ऑपरेटिंग की एक्टिविटी होती है, इनफ्लो। इनसे सबसे कैश आता है हमारे पास। अब ऑपरेटिंग के कैश आउटफ्लो के एग्जांपल क्या है? कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे सप्लायर जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए और सर्विस खरीदते हैं, उनको कैश पेमेंट। कैश पेमेंट टू एंड बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, हमारे एम्प्लॉय जो हमारी संस्था में काम कर रहे हैं उनको हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, या उनके बिहाफ पे कोई खर्च कर रहे हैं। उनके बिहाफ पे खर्च करने का मतलब होता है जैसे मान लो हमारे एम्प्लॉयज को हमने फ्री में मकान दिला रखे हैं रहने के लिए, तो उन मकान का जो किराया देते हैं हम, वो उनके बिहाफ पे दे रहे हैं। या हमारे एम्प्लॉयज का हम मेडिकल कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, उनका इलाज करा रहे हैं, उस पर हम खर्च दे रहे हैं, तो ये भी हमारा कैश आउटफ्लो ऑपरेटिंग का ही होगा। कैश पेमेंट टू एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर प्रीमियम, क्लेम्स, एन्युटी एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट्स। कैश पेमेंट एक इंश्योरेंस एंटरप्राइज के लिए, मतलब कोई अगर इंश्योरेंस संस्था है तो वो इंश्योरेंस संस्था जो प्रीमियम लेती है, प्राप्त करती है, क्लेम देती है लोगों को, एन्युटीज ये पॉलिसीज के हिस्से होते हैं या दूसरे पॉलिसीज, ये सब भी ऑपरेटिंग के हो जाएंगे। कैश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, या इवन इसका एक और वो है, ये इंश्योरेंस कंपनी के बारे में अभी बता दिया। एक नॉर्मल कंपनी भी है, अगर नॉर्मल कोई संस्था है और वो इंश्योरेंस प्रीमियम देती है कंपनीज को, अपना इंश्योरेंस कराती है अपने यहाँ के गुड्स का, स्टॉक का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो वो इंश्योरेंस भी ऑपरेटिंग का आ जाएगा। इसके अलावा कैश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स unless they can be specifically identified with financing and investing activities। इसके अलावा इनकम टैक्स का पेमेंट करना, अगर वो इनकम टैक्स फाइनेंस या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नहीं है तो वो इनकम टैक्स भी ऑपरेटिंग का ही माना जाता है। तो ये सब ऑपरेटिंग के हो जाएंगे। और इनके अलावा एक फाइनल रिमार्क, अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जो ना तो इन्वेस्टिंग है और ना फाइनेंसिंग है बाई नेचर, अगर कोई एक्टिविटी
ना इन्वेस्टिंग है और ना फाइनेंसिंग है, तो नेचुरली वो एक्टिविटी क्या हो जाती है, तब वो एक्टिविटी ऑपरेटिंग की ही हो जाती है, तब उसको ऑपरेटिंग ही माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब है कैश एडवांसेज एंड लोन्स मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज। ये फाइनेंशियल की बात आ गई, जिसमें बैंक और बैंक के अलावा बाकी एनबीएफसी जो होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हाउस भी। तो अगर ये फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज किसी को एडवांस देते हैं, लोन देते हैं, तो ये भी इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही हो जाता है। तो ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये तो अभी तक समझ लिया क्या होता है, और ये भी जान लिया क्यों निकालते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही हमारी वो एक्टिविटीज हैं जो हमारे मेन बिजनेस को बता रही हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर हमें इनकम हो रही है तो वो इनकम है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर हमें इनकम नहीं हो रही है तो इसका मतलब हम घाटे में चल रहे हैं। तो दो तरीके हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो जानने के, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड जो है उसमें कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एसर्टेन किया जाता है डायरेक्टली कैश रिसीप्ट को और कैश पेमेंट्स को देख करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी तक हमने बहुत सारी एक्टिविटी पढ़ी ऑपरेटिंग की, अब हमें जानना है कि हमारा ऑपरेटिंग का इनफ्लो कितना हुआ। तो जब डायरेक्ट मेथड से होता है तो डायरेक्ट मेथड में तो हम सीधा लिख लेते हैं कि कैश हमें रिसीप्ट कहाँ कहाँ से हो रहा है। जैसे कैश रिसीप्ट हुआ हमारी मेजर एक्टिविटीज से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि हमारी सेल गुड्स की या सर्विसेज की, उनसे जितना हुआ यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा फीस, रॉयल्टी या अदर रेवेन्यू और या इसके अलावा कोई ऐसी इनकम जो ना तो इन्वेस्टिंग की हो और ना ही फाइनेंसिंग की हो, कोई ऐसी इनकम, ऐसी आमदनी, ऐसा कैश का फ्लो, इनफ्लो वो आता है तो उसको हम यहाँ लिखते चले जाते हैं। और जो डायरेक्टिंग मेथड होता है इसमें केवल वही अमाउंट लिखी जाती है जो कैश आया है हमारे पास और वो ऑपरेटिंग का है, अगर वही लिखा जाता है तो सीधा का सीधा यहाँ पे लिख दिया जाएगा जितना भी अमाउंट। मान लो टोटल कैश रिसीव्ड किया हमने, अब ये कैश रिसीव्ड चाहे सेल से आया हो और चाहे पुरानी सेल के जो डेटर्स बचे हुए उन डेटर्स से कलेक्ट होके आया हो, एक ही बात है। मान लो कुल मिलाकर के हमने कलेक्ट किए 15 लाख रुपए, फीस वगैरह से भी मान लो 2 लाख रुपए आ गए, और अन्य कोई इनकम ऐसी थी जो ना इन्वेस्टिंग की थी ना फाइनेंसिंग की थी, मान लो 3 लाख रुपए वहां से भी आ गए, तो हम कहेंगे कि कैश का इनफ्लो हो गया हमारा कितना, टोटल 20 लाख। अब मान लो कैश के कुछ आउटफ्लो भी हमें पता है, कैश के आउटफ्लोज में हमें पता है कि सैलरी दिया, वेजेस दिया, रेंट दिया बिल्डिंग का, फैक्ट्री का, किसी का भी, मतलब बिजनेस का कोई भी खर्चा हमने किया जो बिजनेस के चलाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना होगा हमेशा छोड़ करके फाइनेंस को और इन्वेस्टिंग को। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है। इन्वेस्टिंग का मतलब है यहाँ पे कि हम अपने ही कंपनी में फिक्स्ड असेट खरीदें या फिक्स्ड असेट बेचें, या अपनी कंपनी से बाहर लंबी अवधि के लिए हम इन्वेस्ट कर दें पैसा, या उस इन्वेस्टमेंट को निकालें, और या उस इन्वेस्टमेंट पे हमें कोई इनकम आ जाए, बाहर से कोई इनकम आ जाए। ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, तो ये सब यहाँ पे नहीं आती हैं। दूसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं आती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने कैपिटल जिससे ली, हमने लोन जिससे लिया, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे शॉर्ट टर्म है, इस कैपिटल का और लोन का लेना भी फाइनेंसिंग है, इस कैपिटल का और लोन का वापस करना भी फाइनेंसिंग है, और इस कैपिटल पे डिविडेंड देना और इस लोन पे इंटरेस्ट देना ये भी फाइनेंसिंग है। तो ये फाइनेंसिंग की एक्टिविटी हो गई। इनके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज होंगी अब वो सब ऑपरेटिंग की होंगी। तो कैसा भी हमने कोई पेमेंट किया, किसी को सैलरी, वेजेज, वो सब घटा देते हैं। जैसे मान लो हमने 3 लाख रुपए पे कर दिया तो 3 लाख माइनस कर देंगे, अब बच गया 17 लाख। ये 17 लाख ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो आ गया हमारे पास, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो आ गया। इसमें से अब घटा देंगे बाद में टैक्स पेड, और टैक्स के अलावा अन्य कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट थी, कोई ऐसी पेमेंट थी जो रूटीन से हटके थी, मान लो वो कोई पेमेंट करी तो उनको बाद में घटा देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज का जो कैश फ्लो आ जाता है वो नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का आ जाता है। जैसे मान लो इन सब में हमने 3 लाख रुपए दे दिए, तो अब इसके बाद हमारे पास बच गया 14 लाख, ये आ गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दोगे, ये इनडायरेक्टिंग में भी मदद करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट जान के जोड़ दिया एक टैक्स वाला और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और टैक्स अलग से क्यों घटाए हमने, ये बाकियों के साथ ही क्यों नहीं घटा दिए थे? क्योंकि जो टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं इनको हम ऑपरेटिंग में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग नहीं है, लेकिन ये हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग की एफिशिएंसी को नहीं बताते। भाई टैक्स लगाती है सरकार, कम लगाए ज्यादा लगाए, तो हमारी तो कोई एफिशिएंसी है नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी जैसे मान लो भूकंप से नुकसान हो गया, आग से हानि हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया उससे हमारा नुकसान हो गया, उसमें कैश चला गया कुछ या उससे कैश आ गया कुछ, तो ये सब तो हमारी बिजनेस की ऑपरेटिंग की अर्निंग नहीं है, इसलिए इन अर्निंग से पहले एक बार निकाला जाता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसलिए पहले बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाले निकाल लेते हैं 17 लाख। ये 17 लाख बता रहा है कि हमारी संस्था की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमने इतना अर्न किया। ये अभी तक मैं डायरेक्ट का समझा रहा हूं इसलिए ताकि इनडायरेक्ट के समय पे हमें ये लिंक पता रहे, क्योंकि इनडायरेक्ट में दरअसल हम उल्टे उल्टे चलते हैं तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। अब डायरेक्टिंग में हमको सीधा तो दिख रहा है हमारी सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कुल मिलाकर के जो कैश इनफ्लो आया 20 लाख। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो खर्च हुए हमारे जितने भी ऑपरेटिंग के आउटफ्लो होते हैं 3 लाख। हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले जो ऑपरेटिंग का इनफ्लो हो गया 17 लाख, तो इसका मतलब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अच्छा खासा कैश हमारी कंपनी अर्न कर रही है 17 लाख। ये हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बता रहा है। अब बाद में हमने टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम घटा दिए 3 लाख, तो अब हमारे पास कैश बच गया फाइनली 14 लाख रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, जो कि टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बाद का आया है। खैर ये था डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड निकालना तभी पॉसिबल होता है जब हमें ये सारी डायरेक्ट जानकारी होती है, लेकिन जब हमें डायरेक्ट जानकारी ना हो और हमें क्वेश्चन में दिया गया हो कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के अलावा हमें जानकारी दी गई हो कि हमारे कुछ एक्सपेंसेस, कुछ इनकम्स जिनमें कैश वाले भी शामिल है और नॉन कैश वाले भी शामिल है, और कुछ हमारी करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, जब ऐसी जानकारी दी होती है तो हमें डायरेक्ट जानकारी नहीं है, तो अब हमारी मजबूरी है कि हमको इनडायरेक्ट तरीके से निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। तो जब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से निकालते हैं हम कैश फ्लो तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। मान लो हमें जानकारी दी है कि एक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है फाइनली बैलेंस शीट में जो लिखा मिला हमको, वो लिखा मिला 3 लाख रुपए करंट ईयर का, मतलब बैलेंस शीट में करंट ईयर से जो पी एंड एल अकाउंट आपको जानकारी होगी, पी एंड एल अकाउंट में जो फाइनल प्रॉफिट होता है अल्टीमेटली वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग में हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में लिखा हुआ मिलता है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में लिखा हुआ है हमारा नेट प्रॉफिट 3 लाख करंट ईयर का जो जोड़ा है, तो हमें ये तो पता चल गया 3 लाख प्रॉफिट है, लेकिन ये 3 लाख जो प्रॉफिट है ये तो पी एंड एल से आया है, और पी एंड एल में तो ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग के भी खर्चे और इनकम और फाइनेंसिंग के भी खर्चे और इनकम ये सब लिखे होते हैं वहां, तो ये तो इन सब के बाद का है, तो इसलिए अब हमें इसको एडजस्ट करके ऑपरेटिंग बनाना होता है। ये हम सीखेंगे डिटेल में अभी इनडायरेक्ट मेथड में एक प्रॉपर फ्लो के साथ। तो इसमें हमारे पास जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, क्योंकि हमारे पास ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का भी शामिल है और इसमें नॉन कैश खर्चे भी शामिल है, जैसे डेप्रिसिएशन। भाई खर्चा तो है प्रॉफिट में से घटा, लेकिन डेप्रिसिएशन से कैश तो नहीं गया, तो नॉन कैश है, तो इन सबको हम एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट कैसे करते हैं? जितने भी नॉन कैश आइटम होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ या कोई प्रोविजन बनाया, डेफर्ड टैक्सेस हैं, इन सबको ऐड बैक कर दिया जाता है। मतलब ऐसे सारे एक्सपेंस जो या तो नॉन कैश थे,
नॉन कैश का मतलब होता है जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं था, या जो नॉन ऑपरेटिंग थे, मतलब वो या तो इन्वेस्टिंग के थे या फाइनेंसिंग के थे। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है या तो वो इन्वेस्टिंग के थे या फाइनेंसिंग के थे। तो ऐसे कोई खर्चे हैं तो उनको ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा ऑल इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग इनकम आर डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट। अच्छा, कोई इन्वेस्टिंग की या फाइनेंसिंग की अगर इनकम है, जैसे इन्वेस्टमेंट हमने कर रखे थे, उन पे कहीं डिविडेंड मिल गया, कहीं से ब्याज मिल गया, तो वो हमारी इनकम में जुड़ा हुआ, प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, उनको हम लेस कर देते हैं, उसको इनकम्स को। ये एडेड बैक है, ये एक्सपेंसेस, ऑल इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग इनकम्स आर डिडक्टेड और नेट प्रॉफिट वाइल सच एक्सपेंसेस, ऐसे कोई एक्सपेंस हैं तो वो एड बैक हो जाते हैं। तो यही रूल अपनाते हैं, इसको हम अभी एग्जाम्पल में करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आर टू बी डिडक्टेड। अब करंट एसेट में कोई इंक्रीज हुआ है या करंट लायबिलिटी में कोई डिक्रीज हुआ है तो उनको डिडक्ट करते हैं। इनको डिडक्ट क्यों करते हैं इसका कारण बताता हूं। देखिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, अब इनमें से जैसे एक एग्जांपल में दूंगा एक चीज का, बाकी सब रूल अपने क्लियर हो जाते हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट, इनको ऐड कर देते हैं। ये शायद उल्टा लिखा हुआ, मैं क्लियर कर देता हूं। इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आर टू बी डिडक्टेड। हाँ, ये तो सही लिखा है। अच्छा ठीक है, ये भी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट है, ये ऐड किया जाता है। ठीक है, इसका मैं कारण बता दे रहा हूं। जैसे आप सोचिए, मान लो डेटर है हमारे, साल के शुरू में डेटर थे 50,000 के ओपनिंग में डेटा, और क्लोजिंग में जो डेटर थे हमारे, डेटर मतलब हमारे ग्राहक, मान लो 20,000 के हुए। तो जरा इस पे ध्यान देना, ये समझ आ जाएगा इनको एडलेस क्यों करते हैं। ओपनिंग में डेटर 50,000 के थे और क्लोजिंग में डेटर जो है वो 20,000 के हैं। तो इसका मतलब साल के दौरान हमने 30,000 के डेटर से कलेक्शन कर लिया होगा, पैसा शुरू कलेक्शन कर लिया होगा। तो इसका मतलब हमारे पास कैश आया होगा, कैश आया तो हमारा कैश इनफ्लो हुआ। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं प्रॉफिट में। प्रॉफिट में ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि अभी तक ऊपर हमने केवल प्रॉफिट की बात की, लेकिन हम तो कैश फ्लो निकालते हैं ऑपरेटिंग से, यहाँ पे ऑपरेटिंग का कैश फ्लो निकाल रहे हैं, अभी तक प्रॉफिट की बात की। ये ऐसा कैश फ्लो है जो प्रॉफिट या लॉस नहीं है, बल्कि शुद्ध फ्लो है केवल एक, क्योंकि डेटर से पैसा वसूल करना ना तो हमारा प्रॉफिट है ना लॉस है, हमारा था उस पे, इसलिए हमने उनसे ले लिया। तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा फ्लो होता है जो अभी तक डिस्कशन में शामिल नहीं था, इसलिए इसको ऐड किया जाता है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए, अब एक कॉमन रूल बना लो कि इसका मतलब क्या हुआ, करंट एसेट जब डिक्रीज हुई तो हमने ऐड कर दी। तो करंट एसेट का जो डिक्रीज था वो हमने ऐड कर दिया। तो अब करंट एसेट अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे, इसका उलट हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब करंट एसेट का रूल ये है, तो करंट लायबिलिटी कैसे बन जाएगा। देखो, करंट एसेट अगर बढ़ी तो हमने लेस कर दी, और करंट लायबिलिटी इसकी उल्टी होती है। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या करोगे, फिर ऐड करना पड़ेगा। करंट एसेट का उल्टा होता है करंट लायबिलिटी। ठीक वैसे रूल बन जाएगा कि करंट लायबिलिटी अब अगर मान लो माइनस हो रही है तो इसको क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे। तो ये रूल बन जाते हैं, इसे याद रहेंगे, एक लॉजिक मैंने बताया। अब हम न्यूमेरिकली इन सारी इंफॉर्मेशन को सीखेंगे यहाँ पे करना। ये फॉर्मेट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ये फॉर्मेट है। पहले फॉर्मेट को समझ लेते हैं, इसका सारे पॉइंट्स को समझाता हूं, फिर एक न्यूमेरिकल से इनको सोल्व कराऊंगा। सबसे पहले जानते हैं नेट प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये बिफोर क्यों लेते हैं, इसको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बता देता हूं। इसको इसलिए लेते हैं बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग का कैश फ्लो जानना है। ऑपरेटिंग का कैश फ्लो जानना है तो ऑपरेटिंग की हम एफिशिएंसी जानना चाहते हैं, इसलिए हमें वो कैश फ्लो चाहिए जिसमें से ना तो टैक्स घटा हो, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे घटे हों, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जिसमें जुड़ी हो, ताकि हमें शुद्ध अपने बिजनेस के ऑपरेशंस का कैश फ्लो मालूम हो। तो यहां से इसकी शुरुआत इसलिए होती है। और
इसको निकालते कैसे हैं ये भी साथ में बता देता हूं मैं इसका तरीका। जनरली हमें जो प्रॉफिट दिया होता है, वो प्रॉफिट होता है हमारे पास सब चीजों के बाद का। जब हम बैलेंस शीट से लेते हैं P&L में से, बैलेंस शीट में आइटम रहता है कि मान लो 2019 का और 2018 का। 2018 में मान लो लिखा है कि प्रॉफिट थे 5 लाख और 2019 में लिखे हैं 6 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस शीट में 2018 से 19 में जो 1 लाख बढ़ा वो इसलिए बढ़ा होगा कि करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम 1 लाख रुपए बैलेंस शीट में ले गए होंगे। तो इसका मतलब हुआ करंट ईयर के हमारे 1 लाख रुपए के अर्निंग हुए। तो ये नेट प्रॉफिट रहा 1 लाख। लेकिन ये जो 1 लाख है ये तो सबके बाद का है, क्योंकि बैलेंस शीट में सबसे बाद में जाता है। हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूं। देखो, जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, जैसे हमने अपने सारे इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिए, यहाँ पे इस फ्लो को देखेंगे तुरंत समझ आ जाएगा। हमने अपनी सारी इनकम में से सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं या फाइनेंसिंग से या इन्वेस्टिंग से, उन सबको। मान लो सारी इनकम हमारी 10 लाख थी और सारे एक्सपेंसेस हमारे 6 लाख थे, तो 4 लाख हमारा प्रॉफिट हुआ होगा। अब आपको पता है कि 4 लाख जब प्रॉफिट हो जाता है तो फर्म क्या करती है, इस 4 लाख में से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इसमें से वो निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अमाउंट इस 4 लाख का, इस 4 लाख का कुछ अमाउंट हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो हमने सरकार को टैक्स दिया होगा। मान लो सरकार ने इस पे 1 लाख टैक्स लगाया, तो हमने 1 लाख रुपए टैक्स इसमें से माइनस कर दिया। टैक्स घटाने के बाद हमारे पास बच गए 3 लाख। अब इस 3 लाख रुपए पे मान लो हमारी फर्म ने कुछ डिविडेंड दिया शेयर होल्डर्स को। मान लो डिविडेंड भी दिया 1 लाख का, तो 1 लाख हमने कहा साहब डिविडेंड के लिए भी घटा दिया। इसके बाद हमने कहा फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा के रख लेते हैं, तो रिजर्व रख लिया हमने 1 लाख। इस तरह हमने 1 लाख टैक्स के लिए बचाया, टैक्स के लिए 1 लाख डिविडेंड के लिए, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, और 1 लाख रिजर्व फर्म में बचा के रख लिए फ्यूचर के काम के लिए। तो 1 2 3 ये 3 लाख हमने बचा लिए। अब हमारे पास 1 लाख बचा, और ये 1 लाख कहां पहुंच गया, हमारा नेट प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में दिख रहा है हमें। अब आप बताइए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमको जानना है। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, मान लो संस्था में था ही नहीं। तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंचना चाह रहे हैं, तो कैसे पहुंचेंगे। अब आप देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, पहले ये देख लो हमारे डिस्कशन में। 10 लाख इनकम में से 6 लाख खर्चे घटा के 4 लाख था, और उस 4 लाख में से हमने टैक्स घटाया था 1 लाख। इसका मतलब टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट था हमारा वो था कितना, 4 लाख। तो अब इस 4 लाख पे हमें पहुंचना है, तो करना क्या होगा, हमें वो ऑर्डर याद रखना होगा कि पहले टैक्स घटाते हैं, फिर रिजर्व बचाते हैं, फिर डिविडेंड बचाते हैं। इन सब के बाद जो बच जाता है वो बैलेंस शीट में आता है। तो जो बैलेंस शीट में है वो हमारे पास है। अब हमें बिफोर टैक्स वाला चाहिए, तो इन सब चीजों को हम वापस करते चले जाएंगे। यानी कि हमने इसमें से जो रिजर्व बचाया था वो रिजर्व जोड़ देंगे, मतलब प्लस कर देंगे रिजर्व 1 लाख। इसके बाद हमने जो डिविडेंड बांटे थे करंट ईयर में, वो डिविडेंड भी इसमें ऐड कर देंगे 1 लाख। इसके बाद हमने करंट ईयर में टैक्स के नाम पे रखा था बचा के 1 लाख प्रोविजन फॉर टैक्स, प्लस कर देंगे टैक्स के लिए प्रोविजन 1 लाख। जब इन सबको हम प्लस कर देंगे तो अब आ जाएगा हमारे पास 4 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वो अमाउंट यहाँ पे लिख दी जाएगी। तो ये इनका फ्लो होता है। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, ये क्यों जोड़े ये भी पता चल गया होगा हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि ये जो 4 लाख है यही तो हमारी ऑपरेटिंग का मतलब, अभी ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग सब है इसमें शामिल अभी तो, लेकिन ये हमारे बिजनेस की अर्निंग है ना।
ये तो टैक्स सरकार लगाती है, रिजर्व हमारे यहाँ बचाई हुआ है, डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर्स पे गया, तो इनसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम अपने बिजनेस की ऑपरेटिंग की एफिशिएंसी जानना चाहते हैं तो ये सब हमें वापस करने ही पड़ेंगे ताकि हम अपने ओरिजिनल कमाई पे पहुंच जाएं। तो ओरिजिनल कमाई थी हमारी 4 लाख। अब इस 4 लाख से आगे शुरू होगा खेल। अच्छा, इसमें भी अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे। इसको एडएलएस क्यों करते हैं यहाँ पे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है? जैसे मान लो इस साल करंट ईयर में हमारी फर्म को कोई लॉस हो गया, या मान लो हमारी फर्म को कोई डैमेज हुआ और उसकी वजह से हमारी फर्म को इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिल गया, या मान लो हमारी कंपनी ने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा था, उस पर लॉटरी से पैसा मिल गया। तो एक एज्यूम कर लेते हैं लॉटरी से हमें इस साल 1 लाख रुपया मिला था। ऐसा एज्यूम कर लिया कि हमारी संस्था को कहीं से 1 लाख रुपया 1 लाख लॉटरी से अर्निंग हुई थी। तो लॉटरी से जो अर्निंग हुई थी अब वो तो हमारे प्रॉफिट में शामिल होगी, और वो इससे पहले ही शामिल हो चुकी होगी, इस 4 लाख से पहले ही। तो जो लॉटरी की अर्निंग है वो इसमें जुड़ी हुई है, लेकिन वो जो लॉटरी की अर्निंग है वो हमारी फर्म की एफिशिएंसी को तो नहीं बताती, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें सारे इनकम जुड़ जाते हैं। अब लॉटरी की जो अर्निंग है वो हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी को तो नहीं बताती। इसलिए हम अपनी बिजनेस की एफिशिएंसी जानना है, इसलिए हम इसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए जो लॉटरी का 1 लाख हमें इस साल मिला होगा, जो जुड़ा हुआ हमारे प्रॉफिट में, वो भी घटा देंगे। तो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ये 1 लाख भी हम घटा देंगे 4 लाख में से, तो हमारे पास फाइनली बचेंगे केवल 3 लाख। और ये जो 3 लाख है ये वो अमाउंट है जो अब आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया 4 लाख, 4 लाख। सपोज करिए इसके अलावा ना कोई डेप्रिसिएशन होता करंट ईयर में, हमारे पास कोई नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ऐसे कोई खर्चे नहीं होते, जितने भी खर्चे थे वो ऑपरेटिंग के खर्चे थे, मतलब परचेज था गुड्स का केवल 6 लाख, और जो 10 साल हमारी वो सेल था केवल। तो इसका मतलब सीधा सीधा, और सॉरी इसमें 1 लाख लेकिन इसकी अर्निंग है ये हमारी, अभी हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का लिया तो उससे कंफ्यूज नहीं हो, उसको माइनस करके हम यहाँ पे 3 लाख ले लेते हैं, फिर से 3 लाख रुपया, फिर से इसको रिवर्ट हो जाए फिर से बातों में, मैं फिर से बता रहा हूं। मान लो ये हमारा जो लॉटरी की इनकम थी, वो लॉटरी की इनकम भी हमने क्या कर दी, इसमें लेस कर दी 4 लाख में से। तो ये जो 3 लाख है वो हमारी बिजनेस की ऑपरेशंस का है, तो यही हमारी ऑपरेशंस की कमाई है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि हमने कुछ इंटरेस्ट भी दिया होगा किसी को, हमारा कुछ डेप्रिसिएशन भी लगा होगा करंट ईयर में, तो उनको एडजस्ट करते हैं। अब उनको एडजस्ट कैसे करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। हम ढूंढेंगे क्या इस 3 लाख में कोई ऐसा एक्सपेंस तो घटा हुआ नहीं है जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो, यानी कि नॉन कैश, जैसे कि डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ और गुडविल रिटर्न ऑफ। ये नॉन कैश आइटम है, मतलब इनसे हमारा प्रॉफिट घटा तो होगा P&L अकाउंट में, लेकिन ये डेप्रिसिएशन और गुडविल रिटर्न ऑफ करने से कैश में कोई कमी नहीं आती है। और हमें तो जानना है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो ये जो नॉन कैश आइटम है इनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ये जितने भी होंगे इनको ऐड कर दिया जाएगा। मान लो ये 10,000 थे, उसको 3 लाख लेते हैं, ये 10,000 थे, तो ये क्या कर देंगे, हम इनको वापस ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट, ब्याज, अब इंटरेस्ट मान लो हमने डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया करंट ईयर में 20,000 रुपए। अब देखिए डिवेंचर्स पे जो 20,000 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो आपको पता है कि जो डिवेंचर है वो तो फाइनेंसिंग की एक्टिविटी है, और डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट दिया है वो इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग की एक्टिविटी है। तो क्योंकि P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट में तो फाइनेंस का इंटरेस्ट भी घटा रहता है, सारा घटा रहता है, तो अब हमें ऑपरेटिंग का चाहिए खाली, तो वो जो फाइनेंस का खर्चा वो यहाँ से हटाना है, इसलिए उसको भी ऐड कर दिया ताकि इनका इम्पैक्ट खत्म हो जाए। तो ये करना होता है। इसके बाद नॉन कैश और नॉन आइटम में अगर कोई इनकम होते हैं तो उनको लेस करते हैं। ये इसका उलट हो जाएगा जो रूल बताया था अभी, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो डिविडेंड अगर हमें रिसीव हुआ तो इसका मतलब है ये जो डिविडेंड रिसीव होता है ये इन्वेस्टिंग की इनकम है, ऑपरेटिंग की नहीं है। जबकि हम P&L अकाउंट जब बनाते हैं नॉर्मली, जब प्रॉफिट निकाला होगा हमने तो ये डिविडेंड रिसीव्ड जोड़ा होगा इनकम में, तो इसलिए इसको हम माइनस कर देंगे। ये इन्वेस्टिंग का है, ये वहां पे दिखाना होगा हमें। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट,
सॉरी, जो डिविडेंड रिसीव्ड है, हाँ ये भी इन्वेस्टिंग का है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट है, तो फिक्स्ड असेट क्योंकि इन्वेस्टिंग का आइटम होता है, तो फिक्स्ड असेट पे कोई प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी इन्वेस्टिंग का ही आइटम है, तो वो भी यहाँ से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इन सबको लेस कर देंगे जितने भी होंगे। इसके बाद हमारे पास अब जो आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। मतलब इसको मैं दूसरे उसमें बताता हूं जो हमने अभी तक निकाला है। ये हमारे पास आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो हमने निकाला था। अब उस प्रॉफिट में हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग के भी सारे आइटम एडजस्ट कर दिए, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग सारे एडजस्ट कर दिए। तो अब एक तो ये कैश रह गया, ये प्रॉफिट कैश प्रॉफिट है, और दूसरी बात ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जा रहा है। कैश नेचुरली है, ये कैश है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश में है, अभी हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश में है। अब बात आते हैं कि अभी तक हमने जो प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि नेट प्रॉफिट से हम लेके चले थे, और अभी तक हम इसमें केवल जो प्रॉफिट में जो शामिल जो चीजें रहती हैं, इनकम और एक्सपेंस, वही एडजस्ट किए, यानी कि ये प्रॉफिट है अभी। अब हमें प्रॉफिट थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए कैश फ्लो चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अब वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि अभी तक प्रॉफिट और लॉस वाले तो सारे आइटम हमने एडजस्ट कर दिए, एक्सपेंस और इनकम, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग की इनकम तो बन गई, और ये कैश में ऑपरेटिंग इनकम में बकायदा, नॉन कैश हमने सब एडजस्ट कर दिए। कुछ ऐसी एक्टिविटी रहती हैं जो ऑपरेटिंग की तो रहती हैं, लेकिन ना तो वो इनकम रहती हैं और ना ही वो एक्सपेंस रहती हैं, बट वो ऑपरेटिंग की एक्टिविटी रहती हैं। ऑपरेटिंग का इनफ्लो होता है और ऑपरेटिंग का आउटफ्लो होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट करी हमने, तो क्रेडिटर्स को जो हमने पेमेंट करी, क्रेडिटर तो हमारे पहले थे, सामान तो हम पहले खरीद चुके थे उनसे, तो क्रेडिटर्स को अगर कोई हम पेमेंट करेंगे तो वो ऑपरेटिंग का आउटफ्लो होगा। ठीक वैसे ही हमारे ग्राहकों से, डेटर्स से हम कुछ पैसा वसूल करेंगे तो वो हमारे ऑपरेटिंग का इनफ्लो होगा। तो इस तरीके से करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में जो कमी या बढ़ोतरी होती है, जैसे स्टॉक खरीदा किसी से तो स्टॉक आया तो उसको हमने कैश दिया होगा, स्टॉक हमने किसी को बेचा तो हमारे पास कैश आया होगा। बीआर किसी को बिल्स रिसीवेबल से हमें पैसा मिला तो हमारे पास कैश आया होगा। तो ऐसे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की वजह से कैश आता है और जाता है हमारे पास, तो वो ऑपरेटिंग का जो होता है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग के ही आइटम्स रहते हैं। तो अब करेंगे क्या, ऐड कर देंगे डिक्रीज इन करंट एसेट। इसका रूल मैंने ऑलरेडी बताया था कि करंट एसेट अगर डिक्रीज हो जाए, जैसे हमारे डेटर कम हो गए, तो डेटर कम होने का मतलब है डेटर्स ने पैसा दे दिया होगा। अब जो डेटर्स का पैसा आया वो ऑपरेटिंग का है और इनफ्लो है, तो इसलिए वो यहाँ पे आ जाएगा और उसको वो हमारे कैश को बढ़ाएगा, इसलिए ऐड कर देंगे। और इसी का उल्टा होता चला जाएगा बाकी जगह। अब ये ध्यान रखना है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के अलावा जो बाकी करंट एसेट है वही शामिल होती हैं यहाँ पे, क्योंकि कैश और कैश इक्विवेलेंट का तो फ्लो ही जान रहे हैं हम। इसके बाद अब क्या करेंगे, लेस कर देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, इसका उलट हो जाएगा इन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जब इनको हम कर देंगे एडजस्ट, तो अब हमारे पास वाकई में आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और याद रखें ये आएगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि हमने जो प्रॉफिट लिया था शुरू में वो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में लिया था, तो इसलिए अब हमारे पास जो कैश आएगा वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये वाकई में वो कैश फ्लो है जो हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को दिखाएगा, हमारे बिजनेस ऑपरेशंस की क्षमता को दिखाएगा, कैपेसिटी को। ये एक इसलिए यहां पे लेना पड़ता है। अब बाद में इसके बाद लेकिन इनकम टैक्स पेड अब घटाएंगे। अब क्यों घटाएंगे ये भी सुन लीजिए, पहले क्यों ऐड किया था वो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। क्योंकि हम अपने बिजनेस की एफिशिएंसी देखना चाह रहे हैं, तो टैक्स के पहले हमने जो अर्न किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो जाना हमने कैश फ्लो। अब इनकम टैक्स पेड यहाँ पे क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि अगर ये इनकम टैक्स पेड मान लो जो पे किया ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग में चला जाएगा, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, और इनसे रिलेटेड नहीं है तो ये रूल होता है कैश फ्लो का कि फिर वो ऑपरेटिंग का ही माना जाएगा। तो हमारी जो ऑपरेशंस की इनकम है उन पे जो टैक्स लगेगा वो इनकम टैक्स वो हमारा आउटफ्लो हो जाएगा, यहाँ पे हम लेस कर देंगे। लेकिन ये जो एक्चुअल में इनकम टैक्स हमने इस साल पे किया वो आएगा, ध्यान रखें।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट हमें करनी पड़ी है, मान लो हम कोई केस हार गए, किसी कोर्ट में केस चला था, तो कोर्ट में केस हार गए, तो उस केस के बदले में हमें पैसा देना पड़ गया, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट में आ जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड, ये इनकम टैक्स पेड का उल्टा होता है, इसलिए ऐड हो जाएगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट का उल्टा है, इसलिए यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आज जितना कराया, इसको समझने के बाद आप बुक से जरूर कुछ पढ़ें, और एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, वो एनसीईआरटी से फ्री में अवेलेबल है, हम अपने ग्रुप में उसको शेयर भी कर देंगे, उसमें से पढ़ लें यहाँ तक का टॉपिक, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर इसके बाद अगली क्लास में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का न्यूमेरिकल कराएंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। इसमें आज ये रूल्स हम क्लियर कर दिए हैं।